हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए इस सेशन की शुरुआत आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 पे आ जाइए। भारत में राज्यों का वृहद रूप में पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में राज्यों का वृहद रूप से पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ये सन 1967 में हुआ, या सन 1947 में, या सन 1955 में, या 1954 में? बताने का प्रयास करें। भारत में राज्यों का वृहद रूप में पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? चलिए हम बताते हैं आपको। भारत में राज्यों का वृहद रूप में पुनर्गठन सन 1955 में हुआ। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली की सिफारिश पर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 1955 में फजल अली आयोग बनता है और 56 में इनका राज्यों का पुनर्गठन होता है। आपके ऑप्शन में 1955 है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने कहा राज्य से न्याय हटा दिया जाए तो वह डाकुओं के दल के अतिरिक्त कुछ नहीं? यदि राज्य से न्याय हटा दिया जाए तो डाकुओं के दल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा भाई? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये ऑगस्टाइन ने कहा, ऑगस्टाइन या थ्रेसिमेकस या हीगल या मिल ने। राज्य से न्याय हटा दिया जाए तो वह डाकुओं के दल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कहने वाले विद्वान थे ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन कह रहे थे कि राज्य से न्याय हटा दिया जाए तो डाकुओं के दल के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। किसने कहा स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। ये हीगल महोदय ने कहा, या लाक महोदय ने कहा, या रूसो ने कहा, या मिल ने कहा? स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम बताते हैं। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले मिल महोदय थे। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, मिल महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? न्याय शक्तिशाली का हित है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करने का प्रयास करें। ये वार्कर ने कहा, या मिल ने कहा, या थ्रेसिमेकस ने कहा, या हीगल ने कहा? न्याय शक्तिशाली का हित है। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले न्याय शक्तिशाली का हित है थ्रेसिमेकस महोदय हैं। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, किसने कहा? राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। भाई ये किसने कहा था? ऑस्टिन महोदय हैं, या हाब्स, या बेंथम, या मिल महोदय हैं? राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, ये कहने वाले विचारक कौन हैं? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऐसा विचार हीगल महोदय ने कहा, राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है।
प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। कथन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में एक कथन है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। कारण देख लीजिए, विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था। कथन कारण दिया गया है, कथन में अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और कारण में विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए देख लें, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या है ऑप्शन? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। या ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। या ऑप्शन सी, ए सही किंतु आर गलत है। या डी, ए गलत किंतु आर सही है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, ये भाई सही है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, ये तो भाई बिल्कुल सही ये कहा जा रहा है। किंतु आर गलत, विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था, गलत है। आपका यही ऑप्शन सही होगा। अरस्तु ने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ऐसा कहीं नहीं उल्लिखित मिलता कि अरस्तु ने कहा मनुष्य विकासवादी चरणों में जानवर था। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सी ऑप्शन सही होगा। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये सही है। विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था, ये गलत है। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 7, राज एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? राज एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अराजकतावादियों का है, या व्यक्तवादियों का है, या मार्क्सवादियों का है, या श्रम संघवादियों का है? राज एक अनावश्यक बुराई है, कथन किसका है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो राज को अनावश्यक मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? अराजकतावादी राज को अनावश्यक बुराई मानते हैं, व्यक्तवादी राज को आवश्यक बुराई मानते हैं, मार्क्सवादी राज को पक्ष में ही नहीं है, श्रम संघवादी भी राज को महत्व देने के पक्ष में नहीं है। तो राज एक अनावश्यक बुराई है, अराजकतावादियों का कथन है। व्यक्तवादियों का था राज एक आवश्यक बुराई है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 8 देख लें भाई। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे, ये सर हेनरी मेन ने प्रतिपादित किया है, या ऑस्टिन ने, या लॉर्ड ब्राइस ने, या लास्किन ने? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक, तो हम आपको बताते हैं सर हेनरी मेन के अनुसार बता रहा हूं, आदिम समाज पितृसत्तात्मक थे जिनसे जनजातियों या कबीलों का विकास हुआ। यही कबीले आगे चलकर राज के रूप में परिवर्तित एवं विकसित हो गए। तब आप तो समझ गए होंगे कि प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सर हेनरी मेन बोल रहे हैं कि विकासवादी चरणों में राज पितृसत्तात्मक होते थे और वो जनजातियां कबीलों में थी, कबीलों से राज का विकास हुआ और इस प्रकार राज का जन्म हुआ। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक सर हेनरी मेन हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
धर्मराज वह है जो आधारित है। धर्मराज वह है जो आधारित है। अब आपको बताना है धर्मराज किस पर आधारित होता है। ये धर्मों पर आधारित होता है, या सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, या सभी धर्मों का आदर करता है, या धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हम आपको बताते हैं धर्मराज वो है, धर्मराज उसे कहा जा सकता है जो धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है, उसे हम धर्मराज की श्रेणी में रख सकते हैं। धर्मतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी धर्म विशेष को सर्वोच्च सत्ता की मान्यता दी जाती है और शासन पर उस वर्ग के पुरोहितों और मठाधीशों का नियंत्रण रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता एवं तथा सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। धर्मराज वो है जो आधारित है, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। कथन किसका कथन है? राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो बताइए किसका कथन है? मार्क्स का है, या हाफ्स का है, या रूसो महोदय का है, या ऑस्टिन महोदय का है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो यह कथन तो भाई राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था, ऐसा मार्क्स का विचार था, ऐसा मार्क्स महोदय बोलते थे। 10 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राज धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न यंत्र है, किसका विचार है? राज धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न यंत्र है, ऐसा विचार किसने दिया है? देखिए ये भी उसी से मिलता जुलता विचार है, पर ऐसा विचार मार्क्स का नहीं है भाई। ये मार्क्स का विचार नहीं है, न हीगल का है, न स्पेंसर का है। राजधानी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग पर का उत्पीड़न यंत्र है, ऐसा विचार ओपनहाइम ने दिया था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आपका बी सही होगा। मार्क्स पे आप सही उत्तर नहीं लगा देना, ये विचार ओपनहाइम जी का है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसके अनुसार राज पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है? आपसे पूछा जा रहा है किसके अनुसार राज पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट कंपनी है? ये हीगल ने कहा, या मार्क्स ने कहा, या लेनिन, या स्पेंसर? ऐसा विचार कौन व्यक्त करता है? किसके अनुसार राज पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है? तो ऐसा विचार देने वाले महोदय स्पेंसर थे। आपका 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देख लें। 13 पे आ जाइए। राज पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है, किसने कहा? राज पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है, ऐसा विचार किसने दिया? लाक महोदय ने कहा, या हाफ्स ने दिया है ऐसा विचार, या हीगल ने दिया है, या लास्की ने दिया है? तो राज पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है। तो ईश्वर को
पृथ्वी पर पदार्पण मानने वाला विचारक कौन है? तो वो विचारक हैं हीगल महोदय। हीगल। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है? राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है? इसकी तार्किकता परिशुद्धता है, इसकी तथ्यात्मकता विश्वस्तता है, इसकी ऐतिहासिकता विश्वस्तता है, इसका बहुआयामी उपागम है। भाई यही सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। विकासवादी सिद्धांत के बारे में हम आपको बता देते हैं। विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है? इसका बहुआयामी उपागम है। बहुआयामी उपागम आपका यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसका बहुआयामी उपागम है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 15। किसने कहा राज ना तो भगवान की सृष्टि है, ना उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, ना परिपाटी है और ना ही परिवार है, परिवार का विस्तार मात्र है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले कौन हैं? राज ना तो भगवान की सृष्टि है, राज ना तो भगवान की सृष्टि है, ना उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, ना परिपाटी और ना ही परिवार का विस्तार मात्र है। तो ऐसा विचार देने वाले हम आपको बताते हैं गार्नर महोदय थे। गार्नर महोदय। गार्नर ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस में लिखा है, राज ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना उच्च कोट के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और ना परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो कर्मिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16। राज को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? राज को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? ये भाई कांट ने ऐसा विचार दिया, प्रस्तुत किया है, या हीगल ने, या वर्क, या बोसांकिन? राज को विश्व आत्मा के रूप में प्रस्तुत करने वाला विचारक कौन है? तो ये हीगल महोदय हैं। बोलते हैं ईश्वर राज में पदार्पण है, ईश्वर में राज में ईश्वर का पदार्पण है, आत्मा को सर्वोच्च रूप देता है और आत्मा परमात्मा का ही एक रूप माना जाता है। तो राज को विश्व आत्मा, तो विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो विश्व आत्मा के रूप में राज को प्रस्तुत करने वाला विचारक हीगल महोदय हैं। हीगल कहते हैं आगे चलकर कि ईश्वर राज में पृथ्वी पर पदार्पण है। राज में ईश्वर का पदार्पण है। तो राज को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? हीगल महोदय। हीगल ने राज को अनेक विशेषणों से अलंकृत किया है। राज विश्वात्मा है, या ईश्वर का पार्थिव रूप है, या पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वर ये विचार है, या संसार के संगठन ने व्यक्त ईश्वरीय इच्छा है, यह पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। तो राज को विश्व आत्मा के रूप में प्रस्तुत करने वाला विचारक हीगल है और हीगल ने ऐसे कई विशेषणों से
संबोधित किया है? तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। राज के बारे में कहा जा रहा है, कल्याणकारी राज की अवधारणा का संबंध किससे है? कल्याणकारी राज की अवधारणा का संबंध मार्क्स से है, या लॉर्ड बेवरीज से है, या एफ.डी. रूजवेल्ट से है, या महात्मा गांधी से है? तो कल्याणकारी राज की अवधारणा के बारे में आपको बताना है, तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयां अज्ञानता, गरीबी व नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया, और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज के विचार का पूर्वाभ्यास किया। किंतु लॉर्ड बेवरीज की रिपोर्ट 1943 का श्रेय मिलना चाहिए। लॉर्ड बेवरीज की 1943 की रिपोर्ट को श्रेय मिलना चाहिए, जिससे ने 5 बड़ी बुराइयों बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तो कल्याणकारी राज की अवधारणा का संबंध बेवरीज रिपोर्ट से है, जिन्होंने 5 बड़ी बुराइयों के बारे में इशारा किया है। ये है एक बीमारी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आप अज्ञानता को ले लें, चौथा भूखमरी, और 5वां आश्रयाभाव। बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी, आश्रयाभाव, ये 5 ऐसी बुराइयों की तरफ लॉर्ड बेवरीज ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कल्याणकारी राज की अवधारणा का संबंध लॉर्ड बेवरीज रिपोर्ट से है। तो आप समझ गए होंगे, ग्रीन महोदय ने 3 बुराइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था, अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी, जबकि लॉर्ड बेवरीज ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1943 में, उसमें 5 बुराइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। तो कल्याणकारी राज की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त करने वाले लॉर्ड बेवरीज महोदय थे। अब प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। ये चारों बातें ग्रीन से संबंधित हैं, चेतना, राज, अधिकार, स्वतंत्रता। पर आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में ग्रीन की प्राथमिकता कौन सी है? सबसे पहले स्थान पे क्या है? तो ग्रीन मानता है कि मनुष्य के अंदर चेतना पहली प्राथमिकता है, जिसके द्वारा वह विकास कर सकता है। तो चेतना के बारे में ग्रीन ने कहा है। ग्रीन की ही मंतव्य को स्पष्ट करते हुए वारकर का कथन था, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, और अधिकार के लिए राज आवश्यक है। तो ये हो गया भाई 1 नंबर पे मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, 2 नंबर स्वतंत्रता में अधिकार, 3 नंबर और राज को चौथे स्थान पर रखता है। तो निम्नलिखित उदाहरणों में के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण क्या है भाई?
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ये पहले स्थान पे है चेतना, यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का जनक माना जाता है। ये प्लेटो महोदय हैं, या हाब्स हैं, या रूसो हैं, या ग्रीन महोदय हैं। लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक, तो हम आपको बताते हैं ये महोदय हैं भाई, लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक हैं रूसो महोदय। रूसो ने सर्वोच्च इच्छा और सर्वोच्च विवेक के लक्षणों को मिलाकर भ्रांति पैदा कर दी है। अतः जहां लोकतंत्र के समर्थक रूसो को लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इतना महत्व देते हैं, वहीं पूर्व सत्तावाद के समर्थक उसे राज की असीम प्रभुसत्ता का उन्नायक मानते हुए अपनी तानाशाही को वैध ठहराते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रूसो महोदय ही लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के दार्शनिक या जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाइए। राज ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले के चरित्र से उत्पन्न होता है, ये कथन किसका है? राज ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से उत्पन्न होता है, ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो ने कहा, या अरस्तु ने कहा, या गांधी जी ने कहा, या एस राधाकृष्णन जी ने कहा। ऐसा विचार किसका है कि राज ओक या चट्टान नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के चरित्र से उत्पन्न होता है? तो ऐसा विचार देने वाले महोदय प्लेटो हैं भाई। आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्लेटो ने कहा था राज ओक या चट्टान नहीं है बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से ये राज उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 21, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? कार्य विशेषीकरण सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन हैं? ये प्लेटो महोदय हैं, या मार्क्स हैं, या कोल हैं, या बेंथम हैं। कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको इसका उत्तर देना है। तो प्लेटो ने कहा था मनुष्य में 3 बुराइयां होती हैं और उसी प्रकार राज उन्हीं बुराइयों के जो मनुष्य के अंदर जो 3 विशेषताएं या बुराइयां जो या गुण जो होते हैं उन्हीं के आधार पर राज को काम करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस काबिल हो, जो जिस योग्य हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले प्लेटो महोदय थे। आपका ऑप्शन ए सही होगा। जो जिस कार्य में पारंगत हो, जो जिस कार्य के लिए योग्य हो, उस कार्य में वही व्यक्ति को काम वो करना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने कहा। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का प्रथम विकृत रूप क्या है? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का प्रथम विकृत रूप क्या है? ये लोकतंत्र है, या निरंकुश तंत्र, या सम्मान तंत्र, या अल्पतंत्र है? बताने का प्रयास करें भाई। तो प्लेटो संरक्षकों के साम्यवाद का पतन होने पर दार्शनिक राजाओं के शासन या राजतंत्र का पतित रूप सामने आता है, जिसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने के दृष्टि से राज का संचालन करते हैं। ये राजतंत्र का पहला विकार है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का पहला विकृत रूप क्या हो सकता है? सम्मान तंत्र। सम्मान तंत्र ही हो सकता है, क्योंकि प्लेटो बार बार कहता था संरक्षकों के साम्यवाद का पतन होने के पर दार्शनिक राजाओं के शासन या राजतंत्र का पतित रूप सामने आएगा,
जिसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज का संचालन करेंगे। ये राजतंत्र का विकृत रूप होगा और जिसमें राजाओं का सम्मान ही होगा। राजाओं के सम्मान के आधार पर शासन चलेगा। अर्थात प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का प्रथम विकृत रूप सम्मान तंत्र है। प्रश्न नंबर 23, यह किसने कहा? राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है। ऐसा प्लेटो ने कहा, या बोना ने कहा, या हाब्स ने कहा, या ग्रीन ने कहा? राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हाब्स महोदय थे। हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। इसने कहा राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 24, राज्य के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हो। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है, ये कथन किसका है? राज्य के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हो। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। तो ऐसा विचार देने वाले कौन थे? ये आपको उत्तर में देना है। तो ऐसा विचार देने वाले राज के स्वरूप को लेकर क्यों मूर्ख विवाद करते हो, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है, ये कथन अलेक्जेंडर पोप का है। अलेक्जेंडर पोप का है भाई। अलेक्जेंडर पोप का है। पोप। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अलेक्जेंडर पोप ने कहा था जो सरकार सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ऐसा किसने कहा? ये इसका उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो रिपब्लिक के बारे में खुद प्लेटो कहते हैं? नहीं भाई, ऐसा खुद नहीं कहा। अरस्तु ने कहा? नहीं भाई। उन्होंने कहा? नावारकर ने कहा। ऐसा तो रूसो ने प्लेटो के बारे में कहा था। रिपब्लिक के ग्रंथ के बारे में रूसो ने कहा था। अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो द्वारा दो महान साधनों के प्रयोग का सुझाव दिया गया, शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व से प्रभावित होकर रूसो ने कहा था भाई। रूसो ने क्या कहा? रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये A.G. गार्नर ने किया, या डेविड ह्यूम ने किया, या जेम्स मिल ने किया, या J.S. मिल ने किया? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हम आपको बताते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में वर्गीकृत करने वाले महोदय थे J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो कार्य शुद्ध रूप में से ही व्यक्ति से संबंधित है
उनमें उसे स्वतंत्रता की पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके जिन कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता हो उनके संबंध में उसे यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसा जे.एस. मिल महोदय ने कहा। जो स्व संबंधी है उस पे स्वतंत्रता दी जाए, जो पर संबंधी है उस पे स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए। युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा, क्या कहा है? युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन का विचार क्या है? किसने क्या कहा है, ये आपको बताना है। तो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है, या सामूहिक नरसंहार है, या सामाजिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार है, या राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है। तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो ग्रीन भाई, ग्रीन के बारे में, जो युद्ध के बारे में ग्रीन का विचार बिल्कुल स्पष्ट था। आपसे प्रश्न पूछा गया है युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने क्या कहा, क्या विचार है? तो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं कहा। सामाजिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार है, ये भी नहीं कहा। राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है, ये भी नहीं कहा। ग्रीन तो युद्ध के खिलाफ थे। टी.एच. ग्रीन ने कहा युद्ध सामूहिक नरसंहार है। आपका ऑप्शन 27 का बी सही होगा। युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा ये सामूहिक नरसंहार है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 28। संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है, यह कथन किसका है? संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहले उदारवादी हैं, ये विचार किसने व्यक्त किया है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हम आपको बताते हैं, कानून को संप्रभु बनाकर और शासन को कानून के अधीन स्वीकार करके अरस्तु ने समग्र संसार के संविधानवादियों का पिता होने की ख्याति प्राप्त कर ली है। संत थॉमस का कानून के प्रति सम्मान और उसका संविधानवाद प्रमुखता अरस्तु द्वारा ही प्रेरित है। तो आप समझ गए, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहले उदारवादी हैं। इसके बारे में वारकर ने लिखा है, अरस्तु ने संत थॉमस को सिखाया, संत थॉमस के द्वारा उसने कैथोलिक यूरोप को सिखाया, संत थॉमस के द्वारा उसने रिचर्ड हुकर को भी सिखाया, जिसके कानून तथा सरकार के सिद्धांत का एक उद्गम है। यही संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी हैं। तो वारकर महोदय कहते हैं कि इन विद्वानों को जो रास्ता दिखाए हैं, संत थॉमस को या रिचर्ड हुकर को, ऐसे लोगों को सिखाने वाले अरस्तु हैं। तो हम कह सकते हैं संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहले उदारवादी हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि वारकर महोदय कह रहे हैं, वारकर महोदय कह रहे हैं अरस्तु ने संत थॉमस को सिखाया, संत थॉमस के द्वारा उसने कैथोलिक यूरोप को सिखाया, संत थॉमस के द्वारा उसने रिचर्ड हुकर को भी सिखाया, जिससे कानून तथा सरकार के सिद्धांत का उद्गम हुआ। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 का, अब तो आप व्याख्या के द्वारा स्पष्ट हो गया होगा कि आप ये प्रश्न नहीं भूलेंगे। आपको परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बस इस सेशन को देखते रहिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। हम कहीं भी किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में, अगर हिंदी भाषी राज्य में अगर पॉलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न आया है तो हम उस पर विचार करेंगे, उसका संग्रह करेंगे और उन प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, और उनसे संबंधित और भी प्रश्न जो बन सकते हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। बस आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं और
पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट द्वारा जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाया? प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाने वाले अरस्तु हैं, या वार्कर महोदय हैं, या कार्ल मार्क्स हैं, या कार्ल पापर हैं? कार्ल पापर महोदय हैं। उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाने वाले कौन थे? कार्ल पापर महोदय थे। कार्ल पापर महोदय। तो अब आपका 29 नंबर प्रश्न के साथ ही सेशन का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।